चलो तो कल हम लोगों ने बेटा एवोल्यूशन स्टार्ट किया था और एवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। और मैंने कल आपको होमोलॉजी, एनालॉजी, डार्विन फिंचेस, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के बारे में बताया था, तो उसका तो देखो एक बार पीछे भेज दे। तो हम लोगों ने बेटा हम लोग एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, और आप लोग एक बार रिवाइज कर दो। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसमें? मैंने कल आप लोगों को क्या क्या बताया था? एनालॉजी बताई थी, होमोलॉजी बताई थी ना, और हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एविडेंस देखा था। इसके बाद हम लोगों ने फॉसिल्स का एविडेंस देखा था। तो जल्दी से आप लोग एक बार पढ़ो, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, और फिर हम लोग अगले इसके कंटिन्यू करना है, ठीक है? मैंने कल आपको डार्विन फिंचेस के बारे में बताया था, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा था, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोग्राफिकल एविडेंस है वो पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस एरा में या टाइम पीरियड हम लोग बात करेंगे, कौन से एरा में क्या आया, कौन से ईवन में क्या आया, और कौन से इपॉक्स में क्या आया, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम लोग ये बात करेंगे। आज वो भी निकल रही है ना, तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम मत दो, ठीक है? ट्राई कर रही हो? बट हो गया, जैसी कर रही हो, कर रही हो? तो हम लोगों ने कल इवोल्यूशन पढ़ा था, और मैंने आप लोगों को लगभग कहाँ तक पढ़ा दिया बेटा? हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया? अच्छा ठीक है, तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ लिया ना, और कल हम लोगों ने, आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा हार्डी ग्रीनबर्ग प्रिंसिपल। क्या बताएंगे? हाँ, एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक ठीक, देखो एडाप्टिव रेडिएशन क्या है समझ लो, अभी बच्चे नहीं है। देखो एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम एडाप्टिव रेडिएशन की बात करें, इसका मतलब ये था, यहाँ पे एक तो था डार्विन फिंचेस। क्या था बेटा? यहाँ का एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब है, एडाप्टिव मतलब क्या है? एडप्ट कर लेना अपने आप को, सही है? और ये एडाप्टिव रेडिएशन जो भी एग्जांपल है किसका है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। किसका है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। और मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि डार्विन फिंचेस का उन्होंने क्या बताया था? डार्विन ने
ये कहा था कि आइलैंड था, वो गए थे गैलापागोस आइलैंड पे, जहां उन्होंने देखा कि चोंच का जो साइज है फिंचेस का वो अलग अलग, जैसी चिड़िया है जैसे जो खा रही है उसके अकॉर्डिंग क्या है अलग अलग है हैबिटेट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब भाई वो क्या हो गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये था एडेप्टिव रेडिएशन के लिए अपने आप को एडेप्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जहां पे जो रह रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। एक हम लोग पढ़ेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो अभी तक इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, उसको एक बार रिवाइज करो जल्दी से और फिर हम लोग पढ़ते हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? कल हम लोगों ने मार्सुपियल्स के बारे में देखा था, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्लेसेंटल मैमल्स। आप लोग बताओ बेटा, अगर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स होते हैं जो, वो मैंने क्या बताया था, जिनमें पॉच होता है इनके स्टमक पे और इमैच्योर बेबी को पैदा करते हैं और पॉच में बच्चे क्या होते हैं डेवलप होते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, जो आपस में किसका एग्जांपल है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? ये भी हम इसको भी बोल सकते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अगले मैंने कहा था प्लेसेंटल मैमल्स का मतलब क्या होता है? जिनके पास प्लेसेंटा होता है, मतलब हमारी तरह जन्म लेते हैं बच्चे, मैच्योर डेवलप बच्चा होता है पूरा पैदा, तो उनको बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। वो भी आपस में कैसे हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। लेकिन अगर कहने लगे क्वेश्चन ऐसे कि प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आपस में कैसा इवोल्यूशन है, तो वो कौन सा है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि ओरिजिन डिफरेंट और फंक्शन सेम। समझ गए? हैबिटेट सेम। बेटा ये बहुत अच्छा है, होमोलॉजी एनालॉजी आप लोग समझ में आ गई। मैंने बार बार आपको बताया जिसका एंसेस्ट्री क्या हो सेम हो और फंक्शन क्या हो अलग अलग, वो सो कौन सा इवोल्यूशन करते हैं? डाइवर्जेंट। और अगर दूसरे के अगले हम अगर दूसरा बात करें हम लोग, तो वो कौन सा करते हैं? कन्वर्जेंट। सही है, जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो फंक्शन क्या हो सेम, हैबिटेट क्या हो सेम, तो वो कौन सा करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा ऐसे बताओ, अगर जिसका ओरिजिन सेम है और फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, उन ऑर्गन क्या बोलेंगे? होमोलोगस ऑर्गन, और उधर बोलेंगे एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो सब। हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ ली, हमने लैमार्किज्म पढ़ लिया, डार्विनिज्म पढ़ लिया। बेटा लैमार्क ने क्या बताया था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, दूसरा इंटरनल वाइटल फोर्स, तीसरा एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं? ट्रांसफर। लेकिन डार्विन ने क्या कहा था? नेचुरल सिलेक्शन, कैरिंग कैपेसिटी को लेकर बताया था कि अगर जो स्पीसीज अकॉर्डिंग टू नेचर अगर फिट रहेगी या रिप्रोडक्टिवली फिट रहेगी, वो क्या करेगी? सरवाइव करेगी और उसका एवोल्यूशन होगा। और जो नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू नेचर फिट नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब हम अगली अगर बात करें बेटा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक तो आता है तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप से हो सकता है, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ये क्या है? इन दोनों को पहले मैं समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग किताब पढ़ लेंगे और इसके बाद हमारा नया जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा जियोग्राफिकल एरिया, कैसे कहाँ कैसे डिवाइड है, वो कैसा एविडेंस है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कि किस टाइम स्केल, बायोलॉजिकल टाइम स्केल, मतलब किस टाइम पे कौन यहाँ पे आया। तो किस टाइम पे कौन आया मैंने प्लांट और एनिमल का अपने आप से दिखाया अच्छे से, आप लोग उसको मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हालांकि मैं आपको हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल और जो टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अगर हम बात करें तो उसकी भी मैं बात करूंगा। तब तक आप लोग पढ़ लो जो मैंने आपको बताया, वो एक बार जल्दी रिवाइज कर लो। और बेटा अब इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो कौन सा होगा? इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज होगा ना, वही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, वो भी अच्छा चैप्टर है, डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ क्या कर दिया सर? जो हमारा यूनिवर्स था उसका स्टार्टिंग पॉइंट 8 कर दिया है। तुम लोग वही ध्यान रखो। ठीक है, 20 मिलियन से वो सही। ये बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? धूप ले रहे हैं क्या? गरम टी ले रहे हैं?
ग्रुप डी नहीं, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, विटामिन डी है। ये विटामिन डी के तिरंगे, फिर से ग्रुप डी में नहीं लगेंगे। फिर से ग्रुप डी लायक में नहीं रहेंगे। हैं? क्या क्या कर रहा बेटा? अच्छा इनकी एनर्जी कम हो जाता है 3 घंटे में, 1.5 घंटे में हो जाता है। अभी तो तुम आए हुए 1 बजे और 1 बजे के बाद आप लोग तुमसे ज्यादा तो मैं पढ़ा देता हूँ बेटा, पढ़ने का छोड़ दो, पढ़ा देता हूँ मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ और अभी 5:30 6 बजे तक पढ़ाऊंगा। तो बेटा अब हम लोग आज जो टॉपिक अभी पढ़ेंगे वो पहला मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या समझा रहा हूँ? टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहले मुझे आप लोग ये बताओ, आप लोग ये समझते हो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? ये तो पता है आपको, पता है ना? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, क्लाइमेट यानी कि टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, सॉइल मिट्टी हो गया, मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जो जितने अच्छे से फिट रख पाता है अपने आप को, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचर के द्वारा सिलेक्शन, इन्वायरमेंट के द्वारा सिलेक्शन। तो ये नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप का हो सकता है? तो वो होता है 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। अगर देखें पहले तो आप लोग ये देखो हार्डी-वेवर प्रिंसिपल, वो क्या कहता है सुनो। एक यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बेटा, हार्डी-वेवर प्रिंसिपल। ये क्या है समझो, अब सुन लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट थे, सही है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर मान लिया कोई एरिया है, एक एरिया मान लो मैं, एक एरिया है, मैं सिंपल भाषा समझा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल भाषा में बोल। ये कह रहा है एक एरिया है, अगर वहां पे इन्होंने 5 चीजें बताई थी। जैसे क्या क्या बताया था सुनो। जैसे पहला इन्होंने कहा था, एक तो कहा था नेचुरल सिलेक्शन। क्या कहा था? दूसरा इन्होंने बताया था जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये क्या होते हैं हम एक करके बात करेंगे अभी, ठीक है। तीसरा बताया था इनने म्यूटेशन। चौथा बताया था जीन माइग्रेशन। और 5वां इन्हें क्या बताया था बेटा? 5वां बताया था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बताया था? ये 5 चीजें ये क्या होती हैं मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, जीन माइग्रेशन क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। इन्होंने ये कहा था, अब सुन लो बेटा, इन 5 का मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये होगा कि मान लो एक एरिया है, ये अगर इसमें ये 5 चीजें नहीं हो रही है, ये अगर ये नहीं हो रही इस एरिया में, तो यहाँ कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। यानी कि इन्होंने कहा था यहाँ पे इवोल्यूशन, इन्होंने वैसे क्या बताया था, इन्होंने कहा था बेटा कि अगर सुनो, अगर कोई भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो। एलिलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि कोई भी जीनोम चेंज ना हो, और जीनोम अगर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि जीनोम चेंज नहीं होगा। तो क्या बताओ, यहाँ जीनोटाइप चेंज नहीं होगा तो फिनोटाइप चेंज होगा, और नहीं होगा तो फिनोटाइप चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कभी भी वेरिएशन नहीं होगा। इन्होंने कहा था यहाँ पे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे रहेगा। क्या कहा था? हार्डी-वेनबर्ग किस पे रहेगा? इक्विलिब्रियम पे। और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे रहेगा
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उन्होंने बताया था कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट का मतलब है यहाँ कभी भी वेरिएशन नहीं होगा। फिर सुन लो आप लोग एक बार, ये क्या चल रहा है, बोल कौन रहा है भाई, शांत रहो। हाँ मैंने क्या बताया, देखो एक कॉन्सेप्ट है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या कहता है, देखो ये कहता है मान लो पीलीभीत है, अगर पीलीभीत में कभी भी 5 चीजें ना हो, पहला क्या है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा म्यूटेशन, चौथा जीन माइग्रेशन मतलब ना कोई जाए बाहर ना कोई आए अंदर, और पांचवा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगर इस एरिया में पीलीभीत में 5 चीजें नहीं हो रही हैं तो वहां पे कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। इन्होंने कहा था यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग किस पे रहेगा, इक्विलिब्रियम पे, और इन्होंने कहा था यहाँ पे कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। और ये 5 चीजें बेटा आपको याद करनी है, इनके नाम, क्योंकि वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, नीट में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपकी सर, वो खाली ये पूछेगा कि बताओ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन कौन चीजें अफेक्ट करती हैं, तो कौन कौन करता है, ये 5 चीजें हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, कौन चीजें, ये 5 चीजें। अब ये होती क्या है, एक करके मैं थोड़ा समझा दूं आपको, फिर सब अच्छा लगेगा ना। सुनो, पहला बेटा है नेचुरल सिलेक्शन। क्या है नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट कौन सा स्पीशीज कितना फिट है, अगर वो इतना ज्यादा फिट होगा तो उतना ही अपने आप को कांस्टेंट बनाए रखेगा और अगले सरवाइव करेगा, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है एकदम से कोई एक टाइप का, मैं बोल सकता हूँ म्यूटेशन हो जाना। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट पता है किसे कहते हैं, यहाँ से स्पीशीज होता है, स्पीशीज नहीं बन जाती है। कैसे, देखो ये इनका मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट का समझ लो एक बार क्या होता है। जैसे मान लो बेटा यहाँ देखो, एक ये मानिए, एक मैंने ये पहाड़ बना दिया, माउंटेन बना दिया, ठीक है। यहाँ मान लो 100 लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अभी क्या हुआ, यहां से 2 लोग इधर आ गए, कितने लोग आ गए, 2 लोग। और बेटा अगर ये 2 लोग इधर आ गए और मान के चलो कि यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, मतलब डिफरेंट है, यहाँ पे अलग और यहाँ पे बिल्कुल अलग। तो अगर ये 2 लोग यहाँ पे रहे और जब ये थोड़े टाइम बाद जाएंगे इधर वापस आएंगे, तो ये इनमें और इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ये चेंज होंगे और चेंज होंगे। अगर ये यहाँ पे आ भी गए और अगर इन्हें रिप्रोडक्शन किया तो अगले का जो स्पीशीज बनेगा वो कौन कैसा बनेगा, इनकी जैसा। इसी को बोलते हैं स्पीशीशन, मतलब स्पीशीज का निर्माण। फाउंडर इफेक्ट ये होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। फाउंडर इफेक्ट का मतलब होता है अब ये नया अपना स्पीशीज का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे मैंने आप, अगर मैं मान लो यहाँ इतने लोग बैठे हो, सुनो सुनो, इतने लोग बैठे हो, सपोज मानो अभी मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे किसी के पास ऐसा भी, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोरोना वायरस छोड़ूं, मान लो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करूंगा नहीं कि दोबारा आए कभी, लेकिन मान लो मैंने कोरोना वायरस छोड़ दिया यहाँ पे, हो सकता है बेटा कि आप लोगों में से 2 लोग या 2 लोग या 3 लोगों के बॉडी में ऐसा जीन हो जो उसे पता नहीं है अभी तक, लेकिन ऐसा जीन हो, उसके डीएनए म्यूटेशन हो गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो, चेंजमेंट आ गया हो कि वो बच जाए और बकाया सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब जो बचे वो नया स्पीशीज बनाएंगे और वो क्या हो जाएगा, एक नया इफेक्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। अब क्योंकि वो कब पता लगा, हमने एक्टिविटी की, ऐसे हमें यहाँ पे कब पता लगा, जब 100 में से 2 लोग यहाँ निकल के गए यहाँ पे, समझ गए, और उन्होंने क्या बना दिया, नया स्पीशीज बना दिया। और इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब होता है कि अपने आप को चेंज कर लेना, हमारा जीनोम चेंज हो जाना। एक टाइप का ये म्यूटेशन ही है, लेकिन ये म्यूटेशन वैसा नहीं है कि स्लोली स्लोली हो रहा है, हल्के हल्के, ये एकदम से हो रहा है, समझ रहे, और वो चेंज हो जाएंगे और ये यहाँ तक साइंटिस्ट ने कहा है कि इन दोनों स्पीशीज में आपस में रिप्रोडक्शन भी बाद में नहीं होगा, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, एक नया स्पीशीज। ये वही इफेक्ट हो गया जैसे आपने डॉग देखा होगा, कितनी वैरायटी होती है डॉग की, सही है। और हम कुछ तो अपने आप बनाते हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल भी बनती है, तो हमें पता नहीं लगता, ये चीज हल्के हल्के चलती रहती है। तो हार्डी वेनबर्ग साहब ने क्या कहा था, फिर सुनो, इन्होंने कहा था कि अगर ये 5 चीजें नहीं हो रही हैं तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पर रहेगा, यहाँ कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। 5 चीजें तो जेनेटिक समझ के क्या होता है। तीसरा आता है म्यूटेशन, वो तो हम जानते ही हो, म्यूटेशन का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस का चेंज हो जाना। तो चेंज हो जाएगा तो आपको पता है जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप चेंज अपने आप हो जाएगा। चौथा है जीन माइग्रेशन, मतलब यहाँ से कोई ना जाए और ना यहाँ पे कोई आए इस एरिया में। जैसे अभी आप लोग अपनी वाइफ को, मतलब शादी करो वेस्ट इंडीज से कर लो,
सही है। और वेस्ट इंडीज की लड़की यहाँ पे आ जाए तो आप लोग बताओ कोई चेंजमेंट आया? जब जेनेटिक मेकअप चेंज होगा तो आपको बताया बच्चा जो होगा वो ना तो इंडियन होगा ना ही पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज होगा। अब तुम्हारा जो बच्चा हो वो भी तुम्हारी तरह निकले, वही वेस्ट इंडीज जाए शादी करना है, तो हल्के हल्के क्या होगा, जो स्पीशीज होगी वो कैसी जाएगी, एज लाइक वेस्ट इंडीज। सही है, वैसे ही बन जाओगे। जैसे आप लोग मान लो वेस्ट इंडीज चले गए तो आप लोग तो ऐसे ही रहोगे, आपके बच्चे भी लगभग आपकी तरह होंगे, लेकिन आने वाली 10 पीढ़ी के बाद आपका जो फैमिली होगा बिल्कुल कैसा हो जाएगा जैसे वेस्ट इंडीज में लोग रह रहे हैं। समझ गए? तो ये होता है क्या, जीन माइग्रेशन, मतलब आना जाना लगा रहता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आप लोग समझ रहे हो? लिंकेज भूल गए क्या? मैंने कहा था जो लिंकेज टी एच मॉर्गन साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था जब हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो मैंने कहा था जहां लिंकेज शो होती है वहां पेरेंटल टाइप ज्यादा होता है, और अगर लिंकेज शो बिल्कुल ना हो तो रिकॉम्बिनेशन यानी कि वेरिएशन आते हैं। और वो कब आएंगे? जब हमारा जेनेटिक मेकअप चेंज होगा। तभी तो मैं कहता हूँ हमेशा कि शादी बहुत पास से नहीं करनी चाहिए रिलेटिव से, कि बहुत पास से शादी कर ली क्लोज से, और क्लोज से शादी करने के बाद क्या होता है, वेरिएशन नहीं आते हैं, और वेरिएशन नहीं आएंगे तो बच्चों में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली ये वेरिएशन आना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बेटा जरूरी क्यों होता है? एवोल्यूशन के लिए। समझ गए? तो ये 5 चीजें उन्होंने बताया कि अगर ये 5 चीजें नहीं होंगी तो यहाँ पे कभी भी एवोल्यूशन नहीं होगा। इनकी भाषा में इन्होंने ये कहा था कि जब कोई एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो वहां पे हार्डी वेनबर्ग किस पे रहता है, इक्विलिब्रियम पे। समझ रहे हैं आप लोग? एवोल्यूशन का मेन मकसद क्या होता है, ये 5 चीजें, ये 5 चीजें होंगी तब एवोल्यूशन होगा। समझ गए? अब दूसरा हमारा टॉपिक आता है, एक यहाँ पे जो डायग्राम दिए हुए हैं आप लोग देखोगे एनसीईआरटी में अभी 3, कि नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप से हो सकता है, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उसके 3 टाइप हैं। कितने टाइप है? 3। ये कौन सा है? पहला है स्टेबलाइजिंग, दूसरा है डायरेक्शनल, और तीसरा है डिसरप्टिव। तो देखो क्या है वो समझो। अगर मैं यहां देखूं बेटा टाइप ऑफ, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या है समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कहा था कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। जैसे अगर हम देखें तो पहला एक होता है तुम्हारा स्टेबलाइजिंग, एक होता है डायरेक्शनल, और एक होता है बेटा डिसरप्टिव। कैसा होता है? डिसरप्टिव। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना इसमें कि ये नेचुरल सिलेक्शन किस टाइप का है, कैसे हम पहचाने। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है? ये 3 टाइप का होता है स्टेबलाइजिंग। अगर नेचुरल सिलेक्शन मतलब समझ रहे हो, अगर नेचर सेलेक्ट करेगा, क्लाइमेट चेंज करेगा, वो अगर वो सिलेक्शन करेगा एवोल्यूशन का, तो आप समझ सकते हो 3 टाइप से हो सकता है। पहला टाइप क्या होता है? पहला लिखा हुआ है स्टेबलाइजिंग। इसका मतलब समझे? जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो बेटा यहाँ पे पीलीभीत में ऐसा हो रहा है, एक एरिया है पीलीभीत, और जहां पे नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर सेलेक्ट करेगा अपने अकॉर्डिंग। सही है? मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 3 टाइप के लोग रहते हैं। पहले वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी के लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं। दूसरे कौन से लोग हैं? एवरेज, ना तो गरीब ना ही अमीर। और तीसरे वो हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। अब इसका मतलब वैसे कैसे हुआ, दो ही समझो नेचर के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें, एक वो जो बहुत ज्यादा फिट है, एक वो जो एवरेज वाले, और एक वो जो अपना काम चला रहा है लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग फिट नहीं है, ज्यादा खतरे में है, बहुत ज्यादा। सही है? यानी कि वो मैं बोल सकता हूँ विलुप्त होने की कगार पे है। अब होगा क्या, देखो सुनो, सुन ले। अगर स्टेबलाइजिंग का मतलब है, अगर मैं वैसे अभी जो बोला था, जहां पे एवरेज लोग ज्यादा हो, गरीब भी कम हो और अमीर भी कम हो, ये बात समझे? जैसे पीलीभीत है, पीलीभीत का एग्जांपल ले लो। यहाँ आप लोग बताओ एवरेज लोग ज्यादा नहीं क्या? एवरेज लोग क्या है? ज्यादा। क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन कैसे टाइप का? स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग का मतलब है स्टेबल चल रहा है सब कुछ। अगर हमें पता है कि आज ठंड पड़ रही है, सही है, तो हमें ये पता है कल इतनी ठंड नहीं पड़ेगी कि आदमी मर जाएंगे सारे। हमें पता है कांस्टेंट मौसम रहेगा, और हमें ये तक पता है कि अगली साल को इसी दिन ठंड पड़ेगी। इतना तक हमें भरोसा है। इसका मतलब ये है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है? स्टेबल है। स्टेबल का मतलब
हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसा मौसम रह सकता है। मतलब जहाँ पे, अब सुनो दूसरी, एक नाम आएगा तुम्हारा एनसीईआरटी मीन वैल्यू। क्या आएगा बेटा? मीन का मतलब होता है एवरेज। कितना होता है? जहाँ पे, तो आप लोग जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया अमीर गरीब एवरेज, तो ध्यान रखना आप लोग बताओ जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल रहता है टेम्परेचर, वहाँ एवरेज लोग ज्यादा होते हैं, अमीर भी कम होते हैं और गरीब भी। समझ गए बात? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये है जहाँ पे एवरेज लोग ज्यादा हों और जो ज्यादा और कम वाले क्या हो? कम हो। समझे आप लोग? दूसरा जाओ, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है बेटा एक डायरेक्शन में, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसा आपदा आ रही है, तो बेटा या तो गरीब लोग झेल पाएंगे या फिर कौन झेल पाएगा? अमीर लोग, लेकिन एक झेलेगा। नहीं समझ में आया? अभी मान लो कोरोना आया, कौन झेल गए? गरीब लोग झेल गए, अमीर लोग खत्म हो रहे चल गए। अगर ज्यादा बढ़ता तो रुपया, मतलब वहां रुपया मैटर नहीं करता है, वहां इम्यूनिटी मैटर करती है, और इम्यूनिटी किसके पास थी? गरीब लोगों के पास। अमीर लोग खत्म हो रहे थे करके, अगर थोड़ा और बढ़ जाता तो और नहीं बढ़ जाते। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ वो कौन सा है बताओ? डायरेक्शनल। मतलब एक साइड जाएगा आप, वहां मीन ज्यादा नहीं होंगे, एवरेज ज्यादा नहीं होंगे, वहां या तो अमीर ज्यादा रहेंगे या फिर, या दूसरा यहाँ पे बाढ़ आ जाए तो बताओ कौन ज्यादा रहेगा? अमीर, क्योंकि वो सर्वाइव कर जाएंगे और गरीब लोग बेचारे खत्म हो जाएंगे। समझे बात को? डायरेक्शन का मतलब क्या है? तीसरे पे जाओ, डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है? एक जहां पे ऐसा हो कि मीन कम हो जाए और जो एवरेज वाले बहुत कम हो जाए, या तो अमीर भी रहे और गरीब भी रहे, दोनों रहे, और मीन वाले क्या हो जाए? कम। जैसे यहीं पे अगर कुछ ऐसा हो जिसमें एवरेज वाले खत्म हो जाए, या तो बहुत अमीर वाले बचे, अमीर वाले ही बचे, और कौन से बचे? गरीब वाले, लेकिन एवरेज वाले क्या हो जाए? खत्म। तो ये तीन टाइप समझ गए आप लोग? डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है? जहां मीन एवरेज वाले खत्म हो जाएं और वो दोनों क्या रहे? ज्यादा रहे, तो वो डिसरप्टिव। समझ गए? तो कितनी टाइप से डिसरप्ट करता है? तीन टाइप से। स्टेबलाइजिंग मतलब एवरेज वाले ज्यादा, डायरेक्शन मतलब एक ज्यादा, या तो हाई या तो लो, और यहाँ पे हाई लो वाले ज्यादा और मीन वाले कम। समझ गए? तो इन तीन टाइप से होता है टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन नीट में आ चुका है, मतलब आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और हार्डी बेनवर्क से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो एक क्वेश्चन, एक नंबर आपको, एक 4 नंबर श्योर है बिल्कुल, अगर आपको ये पांचों बातें बताएं ये वाली, तो ये वाली, इन पांचों बातों से एक क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ पे सिंपल सा उन्होंने कहा था कि अगर ये 5 चीजें जिस एरिया में नहीं हो रही है तो वहां भी कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। हार्डी बेनवर्क किस पे रहेगा? इक्विलिब्रियम पे। और इसका मतलब उन्होंने बताया था कांस्टेंट, यानी उसकी वैल्यू क्या बताई थी? 1। उन्होंने एक वो भी दिया था एक क्वेश्चन, इन्होंने कहा था बेटा p² प्लस 2pq प्लस q², ये किसका मतलब क्या होता है? अपन, यानी कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे पता है क्या बता रहे हैं वो? p को उन्होंने लिया है डोमिनेंट वाला है, कौन सा लिया है? ध्यान से देखना। और ये कौन सा लिया है? रिसेसिव। क्या लिया बेटा? अब आप लोग वहां आओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, आप लोग बताओ ये वाला जो वैल्यू होता है इन दोनों का डबल नहीं होता है? दुगना करते हैं ना, तभी तो 1/4 कहां गया भाई? आप लोग बताओ 1/4 ये वाले आए थे, 1/4 ये वाले आए थे, और ये कितने आए थे? हाफ, मतलब इन दोनों का डबल। तो इसका मतलब यही वहीं से क्वेश्चन आया, आप लोग ध्यान रखना। p का वैल्यू है डोमिनेंट होता है, q का मतलब क्या होता है? रिसेसिव, और इन दोनों का क्या है? दुगना, उसका वैल्यू कितना है? 1। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक देखा था, आपको भी मिलेगा, और मैं तुरंत व्हाट्सएप करना समझाऊंगा आपको, ठीक है? जैसे उन्होंने कह दिया कि बताओ एक एरिया ऐसा है, सुनो, उन्होंने कहा एक एरिया ऐसा है जहां पे 0.4% लोग ऐसे हैं जो डोमिनेंस शो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कुछ कह दिया कि इस चीज में डोमिनेंस शो कर रहे हैं। अब वो पूछ लेगा कि बताओ रिसेसिव वालों का नंबर कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हम 1 से ले, जैसे अब लोग कितने होंगे सुनो, अगर डोमिनेंसी वो कह रहा है 0.4, ध्यान से ना, अब वो पूछ रहे हैं रिसेसिव वालों को कैसे बताओ ऐसे लोग कितने होंगे। उसने कह दिया अमीर और गरीब, उसने कहा अमीर है 0.4%, अब बताओ गरीब कितने होंगे। तो गरीब कौन सा हुआ? रिसेसिव। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो आप कैसे निकालोगे? देखो 0.4 है, 1 से माइनस करो 0.4, कितना बचेगा? 0.6, उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि q² है नहीं, तो कितना आएगा? जितना आएगा उतना ही आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस ये वाला एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो समझ गए हार्डी बेनवर्क क्या है? अब मैं एक बार पढ़ा दूंगा आपको, ये एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं, इसके बाद मैं कुछ लिख के लाया हूँ जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग नोट्स बनाओगे बाकायदा, और जो किताब में लिखा हुआ है वो भूल जाएंगे, ठीक है? बड़े आराम से मैं आपको
इतना डिटेल में बताऊंगा कि इसका आपको क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि बच्चों बहुत कठिन लगता है कि सर कैसे याद बोलो मत, हम लोग कैसे याद करेंगे कौन से एरा में क्या आया था, ऐसा लगता है ना आपको। मैं कहते हैं आपको योन तक याद करवा दूंगा, एरा छोड़ो, पीरियड्स भी छोड़ो, ठीक है, सब याद करवा दूंगा। तो अब आप लोग जल्दी से हमको पढ़ लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, ये कहानी। चलो तो आप लोग किताब निकालो। कौन चैप्टर में? इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये क्या खुल रहा है भाई? चल तो गया, ठीक है। देखो तो बेटा हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया बताओ? ये तक पढ़ लिया ना, ये भी पढ़ लिया। यहां से पढ़ेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ये क्या कह रहा है देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया था जो सिंपल वही कह रहा है, बस खाली इस चीज में डिफरेंस है। उनने अपनी एनसीईआरटी लैंग्वेज लिखी है, वो कठिन लिखी थोड़ा सा। मैंने क्या बोला था सिंपल भाषा में, कोई एक एरिया है, अगर वहां के लोग ना जा रहे हैं बाहर ना आ रहे हैं, यानी कि मैंने बोला था 5 चीजें जो इफेक्ट करती हैं इसको, वो अगर नहीं हो रही है तो वहां कभी भी इवोल्यूशन। ये सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो जिस एरिया का एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, जिसका जेनेटिक मटेरियल चेंज ना हो, तो वहां क्या क्यों इवोल्यूशन होगा? नहीं होगा ना। तो देखो क्या कह रहा है ये बेटा, देखो कह रहा है इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस। कह रहा है दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज्ड टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग वो अलजेब्रिक इक्वेशन। यहां पे क्या कह रहा है देखो, कह रहा है दिस प्रिंसिपल से दैट, कह रहा है एलिलिक वो एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कांस्टेंट। कह रहा है एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये कह रहा है जनरेशन टू जनरेशन कह रहा है ये कांस्टेंट रहेगी। तो कह रहा है जीन पूल, जीन पूल का मतलब होता है टोटल जीन्स जो हमारे डीएनए में है, उनको बोलते हैं जीन पूल्स। कह रहा है टोटल एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अगर सिंपल भाषा में कह रहा है जब एलीलिक यानी कि जेनेटिक मटेरियल या जीन पूल अगर बिल्कुल सेम रह रहा है जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक, यानी कई जनरेशन तक, तो कह रहा है कि वहां पे इवोल्यूशन नहीं होगा। मतलब इसका मतलब है कि जेनेटिक क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। और कह रहा है सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज क्या रहेगी, 1 क्या रहेगी। और कह रहा है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल कैन बी नेम, इन्होंने देखो अभी मुझे बताया था मैंने आपको p² + 2pq + q² = 1। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, कह रहा है कैन बी नेम pq etc इन अ डिप्लॉयड। कह रहा है p एंड q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील a एंड एलील कैपिटल A और स्मॉल a, ठीक है, ध्यान समझना। कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली हम क्या बोल सकते हैं उसको p²। और कह रहा है बेटा दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील कैपिटल A विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल p अपीयर ऑन both the chromosome of a diploid individual is simply the product of the probability p²। कह रहा है सिमिलरली ऑफ स्मॉल a के लिए इन्होंने क्या बोला है q²। और कह रहा है अगर हम इसके लिए कैपिटल स्मॉल a के लिए बोले तो क्या बोला है इन्होंने 2pq। समझ गए? ये वही बताना चाह रहा था, हमने देखा था कैपिटल T ध्यान है, कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, ठीक है। यानी कि कैपिटल T था, कैपिटल T स्मॉल t था दो जगह, और एक जगह क्या था स्मॉल t, भूल गया क्या? 1:2:1 पढ़ा था हमने मोनोलर क्रॉस। अब देखो कह रहा है बेटा हेंस इसको ये क्वेश्चन आ रहा है p² + 2pq + q² इक्वल टू होता है 1। और ये क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन है p + q का होल स्क्वायर। मैंने वहां भी आपको करके दिखाया था और यहाँ भी आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। वहां भी तो है देखा था हम लोगों ने। भाई आप लोग बताओ a² + b² का फॉर्मूला क्या वो सॉरी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। भाई तो हमने पढ़ा होगा 10th में फॉर्मूला पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर का, वही है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है खाली। अगले कह रहा है बेटा when frequency measure differ from expected value the difference indicate the extent of evolutionary change, disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium that is change of frequency of allele in a population would then be interrupted as resulting in evolution। ये कहना चाह रहा है कि अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तभी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, वरना हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा कांस्टेंट। समझे बात को? और वो कौन करेगा अफेक्ट, कौन करेगा? वो 5 रीजन जो भी आपको मैंने बताए थे, वो पांचों को रट लो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना उन 5 से।
क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि वो 5 चीजें हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, और उसको एक मैं बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम से क्या करती हैं, वहां पे इवोल्यूशन हो सकता है। इक्विलिब्रियम समझते हो आप लोग क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बताओ? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां कांस्टेंट रहे, कोई चेंजमेंट ना आए। अरे जानते नहीं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो? इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन दोनों तरफ मतलब ना हो वो, अरे जैसे वाटर, अगर मैं तो ऐसे समझता हूँ जैसे वाटर है दोनों तरफ बराबर है तो वो किस पे है, इक्विलिब्रियम पे, बैलेंस। हाँ जैसे मान लो 2 बॉक्स है उनमें पानी बराबर बराबर है तो ना वो इधर आएगा ना इधर आएगा, तो वो किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। समझ गए? तो जहां इवोल्यूशन ना हो तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम। उसको अफेक्ट कौन करेगा, ये 5 चीजें। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, एक लिखा भी है देखो 5 फैक्टर। अब यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है आप लोग सोच नहीं सकते, हर साल ही क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, इसे ध्यान सुन लो। कह रहा है 5 फैक्टर आर नोट टू अफेक्ट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अगर आप लोग ऐसे नहीं समझना है कि हार्डी वेनबर्ग क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, ये कुछ नहीं है, एक नाम है खाली हार्डी वेनबर्ग। ये तो हार्डी वेनबर्ग का मतलब समझ लो एक एरिया समझ लो बस। जैसे पीलीभीत है, अगर इस पीलीभीत में ये 5 चीजें नहीं होंगी तो यहाँ कभी भी इवोल्यूशन, बस इतनी बात बता रहा है ये, समझ गए? यानी कि हार्डी वेनबर्ग कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हो सर हार्डी वेनबर्ग बार बार नाम ले रहे हैं, क्या है ये? हार्डी वेनबर्ग कुछ भी नहीं है, बस खाली यहाँ पे क्या है, ये कहना चाह रहा है एक एरिया है, अगर ये 5 चीजें वहां पे नहीं होंगी तो वहां पे इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन कब होगा, जब ये 5 चीजें होंगी तब वहां पे इवोल्यूशन होगा। तो देखो क्या होगा, अब ये मत कहना सर इवोल्यूशन तब होगा, विकास तब होगा जब मोदी जाएंगे। मैं अभी आपको इवोल्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मोदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। नहीं कि दिमाग में सिखाता हो कि इवोल्यूशन का मतलब विकास होता है, विकास तब होगा जब मोदी जी आएंगे, समझ रहे हो? तो ध्यान रखना आपको बेटा, ये 5 चीज आएंगी तब इवोल्यूशन होगा, सही है? मोदी का नहीं होगा। तो देखो क्या क्या है, सुनो, तुम तो कुछ भी सोच सकते हो भाई। देखो यहाँ पे ये लाइट को बंद है, कौन यूज कर रहा है? चला रहा है, ठीक है, अब बंद कर दिया भाई, ये चला रहा हूँ। तो आप लोग बताओ, ये 5 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को, यानी कि इवोल्यूशन क्या करेंगे, इवोल्यूशन करवाएंगे। तो देखो कौन कौन से हैं। पहला बेटा क्या लिखा है, पहला कौन सा है, जीन माइग्रेशन। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, क्या बताया था? जीन माइग्रेशन का मतलब होता है जाना या फिर वहां से आना। अगले कह रहा है ये इसको बोल सकते हैं जीन फ्लो। दूसरा कह रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या बोल रहा है? तीसरा कह रहा है म्यूटेशन, क्या कह रहा है बच्चों? चौथा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और पांचवा क्या कह रहा है, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 5 चीजें हो गई। पहला क्या है यहाँ पे, जीन माइग्रेशन, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा, चौथा और पांचवा। एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये 5 नाम कर लो बस। अगले कह रहा है वेन माइग्रेशन, अब एक करके सबके बारे में बता रहा है, ठीक है। देखो पहले कह रहा है वेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। आप लोग बताओ जीन माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जब कोई आदमी जा रहा है एक जगह दूसरी जगह, या वहां से उस जगह पे आ रहा है। अब तुम जाओगे तो तुम्हारा जीन गया ना, अब तुम बाहर रिप्रोडक्शन करोगे, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो बच्चे होंगे उनमें क्या आएगा, वेरिएशन। समझ गए? क्योंकि आपके जीन वहां पे और उसके जीन मिलेंगे आपस में तो वेरिएशन आएंगे। पहला समझ गए? जीन माइग्रेशन का मतलब क्या है, जीन माइग्रेशन का मतलब है ह्यूमन का जाना का, तो तुम जाओगे तभी जीन जाएंगे। अगले देखो कह रहा है न्यू जीन्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। और यहाँ पे क्या होगा बताओ, वेरिएशन आएंगे। मतलब जब कोई, अरे आप लोग बातें बोल रहे हो, जब कोई कहीं पे जाता है या आता है तो वहां पे क्या होता है, यानी कि मैं बोलूं जीनोम चेंज होता है, और जीनोम चेंज होगा तो वहां क्या आएंगे, वेरिएशन। समझ गए? तो अगले देखो कह रहा है देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ द जीन माइग्रेशन हैपन मल्टीपल टाइम, इफ द सेम चेंज अकर बाय चांस इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये कह रहा है आना जाना अगर बार बार हो रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि एक नया स्पीशीज तक बन जाता है, इतना ज्यादा चेंजमेंट आ सकता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर वैसे भाषा में बोले ड्रिफ्ट का मतलब होता है फिसलना एकदम से तेजी से,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बार बार ये हो रहा है तो एक टाइम पे ऐसा तक हो सकता है कि स्पीशीज पूरा चेंज हो सकता है, और चेंज हो सकता है उसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगले देखो क्या कह रहा है बेटा, अगर आप लोग यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हो कि सर जीन नाम क्यों लेने वाला, जीन का मतलब हमसे ही है। अगर हम लोग जाएंगे तभी जीन जाएंगे, और हम लोग अगर दूसरे के जाके रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया, और जो बच्चे होंगे उनके वेरिएशन आएंगे, और वेरिएशन आएंगे इसका मतलब क्या हुआ, यही तो बताना चाह रहा हूं मैं, यही तो होता है क्या, एवोल्यूशन। अब ये कह रहा है कि जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो बार बार हो रहा है, जैसे एक बार गए दूसरी बार आना जाना लगा है, तो कभी कभी क्या हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एकदम से ऐसा चेंजमेंट आएगा कि वो स्पीशीज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, और उसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो देखो क्या कह रहे हैं बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट समटाइम द चेंज sometimes if the same change occurs by chance, it is called genetic drift. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. और इससे क्या बन जाती है, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज बन जाती है। और कह रहे थे ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर्स एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, फाउंडर इफेक्ट। अब ये भी कोई समझ सकता है, वो कहने लगे बताओ फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा जब कोई न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है और उसके द्वारा जब नए इंडिविजुअल बनते हैं तो उसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट का मतलब होता है फाउंडर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई संस्था चलाने वाला, अगर संस्था चला रहा है उसे क्या बोलते हैं, फाउंडर। उसने क्या किया है, उसको बनाया है, उसको स्टार्टअप दिया है, उसको बोलते हैं फाउंडर। ऐसे यहाँ पे क्या है, फाउंडर इफेक्ट। तो सिंपल सी मैंने क्या बोला, फिर सुनो, जीन माइग्रेशन का मतलब होता है एक पर्सन का दूसरे जगह जाना या फिर आना। जब आप दूसरी जगह जाओगे, मान लिया आप वेस्ट इंडीज गए और आपने वहां शादी की और वहां पे जाके आपने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, तो बच्चों में क्या आएंगे, वेरिएशन। और ये कह रहा है वेरिएशन आएंगे तो समझ लो एवोल्यूशन हो रहा है। और यहाँ एक मुकेश क्यों बोल रहे हैं, और हार्डी वेनबर्ग क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब ये अगर बार बार हो रहा है ऐसा, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एकदम से कोई न्यू स्पीशीज बन जाए, और न्यू स्पीशीज बन जाएगी तो वो ओल्ड वाली से क्या रहेगी, अलग रहेगी। तो वो अब जो बच्चे करेगा तो वो क्या बन जाता है, न्यू पॉपुलेशन, यानी कि नए टाइप का स्पीशीज बन जाएगा, और उसी को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। समझ गए। जैसे मान लो जैसे होता नहीं कभी कभी कि, अब मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे ऐसे समझ सकते हो आप लोग, जैसे कोई गाय है, ठीक है, और गाय कैसी है, देसी गाय होती है, कुछ साहिवाल गाय होती हैं। अब उनका तुमने किसी टाइप से, अब गाय का भाई किसी टाइप से ऐसे करवा दिया कि जो फर्टिलाइजेशन करवाया वो ऐसे करवाया कि कितनी बिल्कुल अलग टाइप की गाय से करवाएगा। एक दो बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा म्यूटेशन हो जाए एकदम से कि वो जो नया बच्चा बने वो बिल्कुल अलग बने, और ना वो उसकी तरह बने जो फादर थे उसके, ना उसकी तरह बने जो उसकी मदर थी। बेटा आप लोग बताओ, तो इसे क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। अब आप लोग एक बात सोचो, अब बोलो मत, एक बात सोचो, जब नए स्पीशीज बनते हैं, आप लोगों ने कभी दिमाग लगाया है, जब नए स्पीशीज बनते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी साइंटिस्ट बैठा है वो डीएनए पे कोई भी नाइट्रोजन से बेस को चेंज करके खुद से म्यूटेशन कर रहा है, खुद से नहीं कर रहे हैं। वो लोग नई ब्रीड को कैसे बनाते हैं, नए कॉम्बिनेशन मिला के, नए टाइप से क्या करवा के, हाइब्रिडाइज करवा के, नए स्पर्म ला के, नए टाइप के एग का वो करके फर्टिलाइजेशन करा के और नई स्पीशीज बन जाते हैं। और जब बन जाते हैं तो वही तो हुआ है फाउंडर इफेक्ट, और क्या है। अब जब उसमें मैटिंग होगा तो क्या होगा, फिर नए स्पीशीज लगातार बनते रहेंगे। समझ गए आप लोग, ठीक है। आगे बेटा जाओ, बातें मत करो अभी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। तुमको लग रहा है क्वेश्चन बहुत आसान नहीं, 10 दिन बाद सब भूल जाओगे अगर याद नहीं रहोगे। हाँ, अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं सर खाली कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको।
अगले देखो क्या कह रहे हैं, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। अब ये कह रहा है देखो म्यूटेशन तो आप समझते हो, अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में से बताऊंगा। म्यूटेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजनस बेस चेंज हुआ, कोडॉन चेंज हो गया, कोडॉन चेंज तो अमीनो एसिड चेंज, और अमीनो एसिड चेंज तो पॉलीपेप्टाइड चेन चेंज, और पॉलीपेप्टाइड चेंज वो चेन चेंज तो प्रोटीन चेंज, और प्रोटीन चेंज तो फिनोटाइप चेंज। तो जीनोटाइप चेंज हुआ, क्या चेंज हो गया, फिनोटाइप, और उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब बेटा म्यूटेशन किसी के हाथ में नहीं होता है, वो अपने आप ही होता है। जैसे किसी को नहीं पता है कि किसकी सेल में कब म्यूटेशन हो जाए, किसी को भी नहीं पता है बेटा। आपका डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है कि आपको पता है, आपकी इच्छा से कर रहा है क्या ना, आप कुछ ऐसे एक कार सुनना है कि आप चला रहे हो, भाई मैं आराम चलाऊंगा कोई दिक्कत ना हो जाए। म्यूटेशन तो कभी हो सकता है और किसी के साथ हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब भी किसी के साथ होता है तो उस बेचारे को क्या होता है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, या आपने देखा हो कैंसर जैसी बीमारी बन जाती है। कि ऐसे आपने बहुत लोग देखे होंगे जो अच्छे खासे स्वस्थ थे, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और एकदम से क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो मैंने कहा था जब उनके कोई ऐसे इनएक्टिव जीन क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो भी कैंसर हो जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। और मैंने ये भी आपको बताया कि बहुत सारे इसका मेन प्रॉब्लम कभी कभी शॉक लगना भी होता है। जैसे किसी को शॉक लगा, सेल डिवीजन चल रहा है उसकी बॉडी में, सेल डिवीजन तो हमें चल रहा है। अगर सोचो खाली एक सेल ने डिवाइड किया और रेप्लिकेशन किया, उसका एक म्यूटेशन हो गया धोखे से, तो हो सकता है वो कितना बड़ा कारण बने आगे जाके, हमें पता नहीं होता है। लेकिन म्यूटेशन कहाँ होना चाहिए, जर्म सेल में। अगर जर्म सेल में हो रहा है तो बच्चे में क्या होंगे, चेंजमेंट आएंगे। अब चेंजमेंट जरूरी नहीं ठीक ही आए, कभी कभी वो बेकार भी हो सकता है। म्यूटेशन ये नहीं कहता है, गारंटी नहीं देता है कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में होगा। भाई म्यूटेशन हो रहा है वो तो भाई कोई सा भी बेकार हो सकता है वो तो। अगर हो सकता है आपकी बॉडी में जो बहुत अच्छा जीन हो भाई म्यूटेट हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो वो फंक्शन ही अफेक्ट हो जाएगा। समझ गए हम लोग? तो म्यूटेशन में बता चुका हूं अच्छे से, तो ये आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लो इसको, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्या, ओवर फ्यूजन दिस वोट रिजल्ट इन स्पेसिएशन। इससे क्या होता है, इससे भी स्पेसिएशन मतलब होता है स्पेसीज नहीं बन सकती है। अगर लगातार म्यूटेशन हो रहा है, लगातार म्यूटेशन हो रहा है, तो एक टाइम पे ऐसा हो सकता है। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जब लाइफ स्पैन बहुत कम होती है तो वहां पे वेरिएशन या इवोल्यूशन के चांस क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। और जिसका लाइफ स्पैन बड़ा होता है उसमें वेरिएशन के चांस बहुत स्लो होते हैं और बहुत अधिक टाइम में वेरिएशन आते हैं। समझ गए? अगले कह रहा है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच हेरिटेबल वेरिएशन इन ए कहां पे हम लोग इधर है ना। हाँ, अगले कह रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच हेरिटेबल वेरिएशन enabling better survival or enabling to reproduce and leave greater number of progeny। ये क्या कहना चाह रहा है? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब सिंपल सा है कि एक क्लाइमेट है जहां पे हम लोग रह रहे हैं, हैबिटेट है, वहां पे जो बेटर अपने आप को फिट रख पा रहा है, अच्छे से रिप्रोडक्शन कर पा रहा है, वही क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन। जो नहीं कर पा रहा है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो देखो, तो कह रहा है बेटा, और जो ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी पैदा कर रहा है। अब हम लोग तो इतने अच्छे से अडॉप्ट हो गए कि बताओ जनसंख्या इतनी ज्यादा तेजी बढ़ रही है कि भारत की जनसंख्या सारे किसी से अगले हो गई है। तो इतना भी अच्छे से नहीं करना है अडॉप्ट अपने आपको, लेकिन हाँ एक कांस्टेंट बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। अगले कह रहा है, क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन, और कह रहा है एंड एलिस इन फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर के लिए क्या होते हैं? अब देखो कह रहा है, कपल टू इनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइज। अब देखो वो तीन टाइप जो मैंने बताए थे, सुनो एक तीन टाइप बताए थे वो आ गया, ठीक है। पहला कौन सा बेटा बताया था, स्टेबलाइजेशन। क्या बताया था? तो देखो यहाँ क्या लिखा है, पहला लिखा है स्टेबलाइजेशन। इसमें कह रहा है इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर। मीन का मतलब होता है जो एवरेज वाले, चैन के ऊपर इसके, ठीक है। और कह रहा है दूसरा कौन सा था बेटा, डायरेक्शनल चेंज। कह रहा है मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। मीन के अलावा अच्छे वाले जो बताया था अमीर है गरीब, तो उसमें से दोनों में से कोई एक सर्वाइव करेगा। और अगले कह रहा है बेटा तीसरा जो बता रहा है वो कौन सा है, डिसरप्शन। और इसमें कह रहा है तीसरे में मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मतलब इसका है कि मीन के दोनों जो साइड वाले थे वो हमेशा ज्यादा रहेंगे और बीच वाला क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ गए? क्लियर हुआ? चलो, तो अभी तक बेटा आप लोग ये समझ गए कि हम लोगों ने जो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, हार्डी वेनबर्ग। एक क्वेश्चन नीट में हमेशा ही आता है और यहाँ पे सिंपल सा है कि कुछ भी नहीं है,
जीन फ्लो के बारे में समझ गए, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में समझ गए, आप लोग फाउंडर इफेक्ट समझ गए, आप लोग म्यूटेशन पहले से जानते हो, रिकॉम्बिनेशन पहले से जानते हो, तो ये सब आपको क्लियर हुआ। और यहाँ पे सिंपल ध्यान रखना, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू स्क्वायर क्या रहता है, कांस्टेंट यानी कि 1 रहता है, और ये क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है a प्लस b का होल स्क्वायर की, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि एक अगर एरिया है और वहां पे इवोल्यूशन तब होगा जब मैं बोल सकता हूं कि ये 5 फैक्टर इफेक्ट करेंगे। कौन कौन से, एक बार फिर से बोलो जल्दी से। नेचुरल सिलेक्शन, पहला ध्यान रखा वो नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा जीन फ्लो हो गया, हाँ, चौथा म्यूटेशन, और पांचवा बस हो गया पांचों, ठीक है। ये पांचों याद कर लो। अब हमारा जो आता है प्रोसेस बेटा वो आता है, ये ग्राफ देख लो आपको एक बार, ये देखो क्या दिखा रहा है, ये कह रहा है पी गेट हायर एंड नैरो, यहाँ पे ये कह रहा है कि बीच वाले हैं जो बीच वाले एवरेज वो ज्यादा है, समझ गए, तो ये दिखा रहा है कौन सा वाला, स्टेबलाइजिंग। दूसरा ये कह रहा है पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन समझे, एवरेज कम, या तो गरीब ज्यादा या फिर अमीर ज्यादा, ध्यान रख समझना, तो एक डायरेक्शन हुआ है, और ये देखो 2 पीक है, एवरेज वाले कम है और जो ज्यादा अमीर और गरीब वाले क्या है, ज्यादा है, समझ गए। ये कौन सा होता है, डिसरप्टिव। तो मैंने ये ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 3 टाइप का है, कितने टाइप का, 3। स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, मीन ज्यादा यानी कि एवरेज ज्यादा, डायरेक्शन का मतलब एक ज्यादा, या तो अमीर ज्यादा या फिर गरीब ज्यादा, और तीसरा क्या होता है, एडप्टिव, अमीर गरीब ज्यादा और एवरेज वाले कम। हो गया क्लियर, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक आता है, अब ब्रीफ अकाउंट जो है, ये कहानी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है ना, कि कौन से एरा में क्या आया, कैसे याद करें। तो आप लोग थोड़ी देर मेरी कहानी समझो, फिर आपको याद होगा पूरा। इसका मैंने पूरा अलग से बनाया चार्ट, ये पूरी कहानी का, ये आप जरूर किताब से पढ़ना और पूरा आपको वैसे याद हो जाएगा। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा किताब से भी, और ये क्या प्रोसेस है वो मैं पूरा समझाऊंगा आपको, ठीक है। और इसमें होता क्या है, देखो बेटा यहाँ समझो आप लोग, इसमें ये है, अब हम लोग ये समझते हैं, चलो हम लोग समझ गए कि इवोल्यूशन ऐसे होता है, हम लोग समझ गए केमिकल इवोल्यूशन ऐसे हुआ होगा, पहली सेल ऐसी बनी होगी, हम समझ गए कि इतने सारे एनिमल आज आ गए, और हम थ्योरी भी समझ गए डार्विन और लैमार्क की, और हम लोग ये भी समझ गए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुए और किस किस ने क्या कहा, सब समझ गए। बताओ कहीं गॉड का नाम आया, नहीं आया ना, तो इसका मतलब समझ गए इवोल्यूशन। अब तो एविडेंस दिखा दिया आपको, एविडेंस भी आ गए, होमोलॉजी, एनालॉजी, फॉसिल्स के हो गए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कहेंगे नहीं तुम कुछ भी कहो, हम नहीं, तुम तो मानेंगे। हाँ मानो, अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ मत मानो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये ध्यान रखो पहले, सही है, नीट के लिए, नीट के बाद कहना कि कुछ नहीं है इवोल्यूशन, ठीक है, चलो ठीक है। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सही कह रहा है, इवोल्यूशन कुछ नहीं है, तो पढ़ रहा है खाली बस। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं, अब आप लोग ये कहानी समझ गए कैसे हुआ, क्या एविडेंस थे, कैसे कैसे बने, कैसे केमिकल हुआ, फिर ऑर्गेनिक हुआ, कैसे इतनी स्पीशीज बनी होंगी। अब जो किताब समझाती है हमको, अब आपको ध्यान रखना है कि कौन से टाइम पे क्या आया, कौन से टाइम पे। जैसे मैंने कहा था यूनिवर्स कितना पुराना है बेटा, 20 बिलियन ईयर से वो है। धरती कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर से वो। और लाइफ का ओरिजिन आफ्टर 500 मिलियन साल बाद स्टार्ट हुआ, यानी कि 4 बिलियन साल बाद। मैंने कहा था फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ जो आई थी वो कब आई थी, 3 बिलियन में, और 2 बिलियन साल पहले क्या आई थी, सेलुलर लाइफ। ये मैं बोल रहा हूँ 2 बिलियन, तुमको ऐसा पता 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अबे 2 बिलियन का तो 2000 मिलियन साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2000 मिलियन, तुम तो खाली 100 साल रहोगे यहाँ पे। 100 के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद लाख आता है, लाख के बाद 10 लाख आएगा, फिर 100 लाख आएगा, फिर 1 करोड़ आएगा, और फिर मैं कह रहा हूँ 1000 मिलियन, समझ रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ 2000 मिलियन, 1000 नहीं बोल रहा हूँ। तो आप लोग ये सब भूल जाओ, सत्योग कर लियो, ये क्या है। अब सुनो बात, ध्यान सुनो, मजा आएगा आपको। अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हमने 3-4 टाइप से हमने एक टाइम पीरियड को डिवाइड किया है। जैसे पहले कोई आया होगा, उसके बाद कोई आया होगा, उसके बाद कोई आया होगा, उसके बाद कोई आया होगा, कौन से, ये एक सीक्वेंस होता है। जैसे आप लोग बताओ, अगर मैं आपसे कहूं, बेटा इधर सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जन्म हुआ था, तो वो पहले मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सा दिन हुआ था, बताओ ये बोलूंगा क्या, नहीं ना, पहले मैं बोलूंगा कौन सी साल हुआ था। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे सर 11 में, बोलोगे क्या, आप लोग बोलोगे कि सर 2004 में, मान लो,
तो 2000 लगाया आपने, मैं मान लेता हूँ वो एक 2012 टाइम पीरियड चल रहा है, जैसे अभी 2012 चल रहा है ना, 2025, ऐसे 2099 आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, 3000 ही आएगा। 3000 तो 3003, हमारे बच्चे 3003 में पढ़ रहे होंगे, सही है, और आप लोग इस टाइम यहाँ से जा चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं मैं भी चला गया हूँगा, लेकिन तो आप लोग बताओ, वेरी आप तो पहले चले जाओगे तो 3000 वाले में फिर 4000 वाले में उनके बच्चे होंगे, ये चला रहा है टाइम। अब उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक है आप 2004 में पैदा हुए, लेकिन फिर मैं क्या पूछूंगा बताओ कि कौन से मंथ में पैदा हुए, 2000 में भी तो मंथ होंगे ना, तो आप कहोगे सर हम जनवरी में पैदा हुए थे, ठीक है। अब मुझे और डिटेल लेनी है तो मैं क्या कहूँगा, जनवरी में कौन से दिन पैदा हुए थे, कौन से तारीख को पैदा हुए थे, और मुझे और भी डिटेल चाहिए तो मैं कहूँगा कि दिन में किस टाइम पैदा हुए, सुबह हुए, दोपहर हुए, शाम हुए, रात में हुए। तो सुनो आपने देखा है पहले के लोग जो नाम रखते थे वो कैसे रखते थे, जैसे नहीं लाला नहीं, सुनो जैसे मान लिया कोई शनिवार को पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया शनि, कोई रविवार को पैदा हुआ तो गांव में बोलते हैं इतवार, आपको पता होगा संडे को इतवार बोलते हैं ना, तो उसका नाम रख दिया इतवारी, देखा नहीं आपने। कोई सोमवार को पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया सोमवार, पता नहीं पता है, वो दिन के साथ रखते थे। जैसे कोई बुधवार को पैदा हुआ तो बुधवार, ऐसे सुनो तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पहले के नाम भी ऐसे होते थे ना, जो जिसमें पैदा हुआ उस हिसाब से। अब सुनो आओ पानी पे, अब मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। अगर हम जैसे मैं कह रहा था कौन सी साल में पैदा हुए, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा आपको बताया बहुत बड़ा ही टाइम पीरियड है, ये सालों का नहीं है, ये हजारों मिलियन सालों का है। तो हम सबसे पहले जो सबसे बड़ा देखते हैं वो क्या देखते हैं, इयोन। क्या देखते हैं, इयोन। क्या बोला मैंने, EON। अभी मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ये क्या आ गया भाई, हाँ। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं इयोन। इयोन वही हो गया जैसे मैंने आपसे बोला था किस साल को पैदा हुए हो, सही है। अब मैंने बोला आपको कौन से महीने में पैदा हुए, इसका मतलब अब हम देख रहे हैं इयोन के अंदर क्या देख रहे हैं बेटा, एरा। ये आप लोग सीक्वेंस याद करते हैं, नीचे वो सीक्वेंस से हो सकता है खाली। अब मैंने पूछा कि कौन सी डेट में पैदा हुए, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पीरियड। क्या बोल रहा हूँ, और इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, इपॉक्स। इसका मतलब ये है कि ये एक सीक्वेंस है जिसमें हमने उस टाइम से अब तक के टाइम को डिवाइड किया है, उस टाइम से लेके अब तक के टाइम को क्या किया है, डिवाइड किया है। अभी तक 4 यूनियन है समझ लो, हम लोग चल रहे हैं चौथे यूनियन में, जिसका नाम है फेनिरोजोइक। नहीं गलत बोल दिया मैंने, हाँ फेनिरोजोइक। दूसरा अगर हम एरा की बात करें तो हमारा पता है कौन सा है, एरा है हमारा सीनोजोइक। कौन सा है, सीनोजोइक। अगर हम इसकी बात करें हमारा पीरियड कौन सा है, तो हमारा चल रहा है होलोसीन। कौन चल रहा है, वो सॉरी क्वार्टनरी। और इपॉक्स कौन चल रहा है, होलोसीन। तो इसका मतलब ये है कि अब हम अपना देख रहे हैं कि हमारा क्या चल रहा है, लेकिन हमें सबका देखना है, तो हमें कैसे डिवाइड करना है वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ लिखा है, आपको रेडी समझ में आ रहा है तो आए, मैं जल्दी लिखा थोड़ा सा, देखता हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ये कैसे बोलेगा, अच्छा एक मिनट, ये तुम समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, देख रहा है। चलो थोड़ा देखता हूँ, वरना मैं आपको PDF ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है। ये ट्रांसफर आप लोग घर पे लिखते रहना हमसे, ये उल्टी से लगाइए। एक मिनट रुको, देखो एक बेटा एक चीज देखो, पहले तो मैंने ये लिखा है, ये पूरा टेबल बनाया कि 4 टेबल में, इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले कौन आया और अब तक। जैसे अगर हम बात करें तो ये डायनासोर 65 मिलियन से वो एक्सटेंड हो गए थे, और इसके बाद आपको पता है यहाँ से उल्टा सीधा लगा दिया सन ने तुम्हारे, मैंने उसको भेजा था ना। अभी देखो ये समझ गए हम लोग, ये 65 से इसके बाद हम लोग ह्यूमन स्टार्ट हुआ है, तो ह्यूमन कब से स्टार्ट हुआ है, 15 मिलियन से। तो एक सुनो, तब से लेके कौन कितने मिलियन ईयर से वो कब कौन आया, एक तो वो चार्ट है कब तक का, ह्यूमन तक का। तो आप लोग पहले तो ये लिखना है कि जब से यूनिवर्स बना है और जब तक होमो सेपियंस आए हैं तब तक का मैंने हर स्टेज का लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार अगर आपको दिख रहा है बेटा, तो यहाँ पे देखो एक बार, ये आपको दिख रहा है, पहले बताओ
देखा सब बच्चों को? यस सर। दिख रहा होगा ना? ठीक है। मेरा राइटिंग थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मक्खी डिस्टर्ब कर रही है। रात में लिखा था बैठ के, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ यूनिवर्स कब बना था? सब साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे ही हमको लिखना है अभी। पहले देख लो, अभी लिखना भी है, फिर कहोगे सर क्या लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है? अर्थ। ये कब है? 4.5 मिलियन से वो। इसके बाद लाइफ अपीयर कब हुआ? आफ्टर 500 मिलियन, यानी कि 4 मिलियन ईयर से वो। अगर हम अगली बात करें तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आई? 3। इसके बाद फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आई? 2। इसके बाद आए इनवर्टिब्रेट्स। ये डाटा सब एनसीईआरटी से दिया है मैंने। तो इनवर्टिब्रेट्स कब आए? 500 मिलियन ईयर से वो। ये इसलिए बनाया है इससे आपको याद हो जाए, सही है, सीक्वेंस में। इसके बाद बेटा तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया, सुनो, हमें ये समझ में आ गया कि सेलुलर लाइफ में आपको ये तो पता है पहले प्रोकार्योटिक सेल, उसके बाद यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक में सबसे पहले कौन आए होंगे? इनवर्टिब्रेट्स, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। बेटा आप लोग बताओ, अगर इसके बाद कौन आए होंगे? वर्टिब्रेट्स। लेकिन वर्टिब्रेट्स में भी कौन आई? फिशेस, मैंने कहा था। और वो भी आई कौन सी? जॉलेस फिश। और जॉलेस फिश कब आई? 350 मिलियन ईयर्स है वो। अब मिलियन चलना है, बिलियन नहीं चलना है। इसके बाद देखो फिश विद स्टार्ट स्ट्रॉन्ग फिश कब आए? 350 की कहानी है। इसके बाद सी बीट्स। सी बीट्स का मतलब क्या है? समुद्र में जो खरपतवार होता है वो आया। फ्यू कुछ प्लांट आ गए, ये कहानी है 320 मिलियन ईयर्स आई होगी। इसके बाद देखें तो ये एक लिखा हुआ है सीलोकैंथ। सीलोकैंथ पता क्या है? एक ऐसी मछली थी मान लो जो कहाँ आती थी? टेरेस पे आती थी और फिर चली जाती पानी में। इसको बोल सकते हैं हम लोग फर्स्ट एम्फीबियंस। जो क्या है सीलोकैंथ, वो आया साउथ अफ्रीका में दिखा था। वो कब है? 1938 में। और ये हमें दिखा था 1938 में, आया नहीं था, आया तो बहुत पहले था। लेकिन ये एक्सटेंट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। इसका हमें क्या मिला था? फॉसिल्स वगैरह। अगले कह रहे हैं फिश लाइक रेप्टाइल्स कब आए बेटा? 200 मिलियन। और इसके बाद आए थे डायनासोर, जो मतलब 200 मिलियन से उससे बाद में कहानी चलती डायनासोर की। और डायनासोर सोचो 65 मिलियन से वो क्या हो गए? खत्म हो गए, एक्सटेंट हो गए। अब आप लोग सोचो डायनासोर के हम देखें बेटा 200 से लेके 65, मतलब 100 मिलियन साल लगा वो डायनासोर ने यहाँ पे राज किया है। ये आप सोचने वाली बात सोचो, इतना तो हमने नहीं किया अभी तक। अगर हम देखें कि हमारे जैसा जो लोग बताते हैं भगवान कब थे, तो 5000 7,000 साल पहले की कहानी है। जैसे कृष्ण जी कब आए थे? 5000 साल पहले आए थे। 4-5 साल पहले की कहानी है। और डायनासोर 100 मिलियन साल रह चुके, सोचो डायनासोर। तो हम तो रहे कितने यहाँ पे, कब खत्म हो जाए पता नहीं है, समझे आपको। और 65 मिलियन साल पहले डायनासोर, अगर डायनासोर क्लास खत्म नहीं होते तो कभी भी ह्यूमन का एवोल्यूशन नहीं होता। दूसरी बात सुनो, अब आप कहोगे सर डायनासोर तो खत्म होगा, ह्यूमंस आप क्यों कैरेक्टराइज करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि हम सेल्फ कॉन्शियस हैं और डायनासोर सेल्फ कॉन्शियस, वो एक एनिमल थे। अगर काश उनका दिमाग हमारे दिमाग की तरह होता, सेल्फ कॉन्शियस वो होते, तो मुझे लगता है कि वो ही सर्वाइव करते धरती पे, ह्यूमन या हमारी जैसी कोई स्पीशीज यहाँ पे नहीं बनती। क्योंकि डायनासोर के पास जब दिमाग नहीं था तो वो तो सर्वाइव कर गए यहाँ पे, और हमारे पास तो दिमाग है। लेकिन हमने दिमाग है तो इतना पॉल्यूशन कर रखा है ना कि हम लोग खुद ही खत्म होने के कगार पे आ गए। हम लोग खुद ही खत्म होना चाहते हैं, मतलब दूसरा नहीं कर रहा है हमें, नेचर ठीक कह रहा है, ठीक है जियो आराम से। लेकिन हम लोग इतना रिप्रोडक्शन करने के डटे बड़े हैं, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, दूसरा इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना हम लोग खुद से ही अपने खतरे में पहुंच जाएंगे एक दिन। ओजोन लेयर, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ओजोन लेयर खत्म हो रही है क्योंकि हम लोग इतना एसी चला रहे हैं। अब आप कहोगे सर हम तो नहीं चला रहे हैं, बहुत लोग चला रहे हैं, ठीक है। और हम लोग अब दिल्ली का आप लोग पता है इस टाइम पे इतना ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है, इतना ज्यादा कोहरा होता है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पॉल्यूशन वजह से। जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा कोहरा, ये सब चीजें होंगी। सुनो तो हम लोग तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। डायनासोर तो बेचारे वैसे हुए थे, हम लोग तो अपने आप हो जाएंगे, देखना किसी दिन, ठीक है। अगले देखो बेटा, अब सुन लो पूरी कहानी। 65 के बाद ये खत्म हो गए और इसके बाद आना स्टार्ट कौन हो गए? ह्यूमन। कौन आ गए? और ये कहानी है 15 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब हमारा जो स्टार्टअप हुआ था वो कब हुआ था? 15 मिलियन। और सबसे पहले जो हमारे मतलब जो पूर्वज रहे होंगे वो कौन थे? ड्रायोपिथिकस। कौन थे? उस टाइम पे दो टाइप के थे, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। रामापिथिकस हमारी तरह थे और ड्रायोपिथिकस की तरह बंदर की तरह एप्स लाइक थे। और रामा के बाद कौन आए? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये कब आए? 2 मिलियन साल पहले। और अभी मैं आराम से आपको याद नहीं करवाऊंगा, मैं खाली लिखने के लिए बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको, ठीक है।
इसके बाद बेटा, इसके बाद है होमो हैबिलिस जो 2 मिलियन साल पहले, इसके बाद है होमो इरेक्टस जो खड़े होने लगे अच्छे से, इसके बाद है नेंडरथल मैन जो एक कहानी है 1 लाख से 40,000 साल पुरानी, और इसके बाद हम लोग जो आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं, जो इस टाइम पे चल रहा है, यानी कि 1 लाख साल पहले से हम लोग यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं 4,000 10,000 सॉरी 10,000 साल पहले से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि हमारी तरह मॉडर्न में जो आए वो कब आए। तो आप लोग ये बताओ, एक पूरी कहानी समझ गए, पूरी कहां से कैसे 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 हम लोग आ गए, ठीक है। अब सुनो, ये तो कहानी होगी हम लोग तक की। एक कहानी इसमें और बनती है कि अब हमने ये तो बता दिया आपको मिलियन में बिलियन साल में, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, ये बताओ जो डायनासोर थे बताओ कौन से एरा में आए, और वो कौन से एरा में आए, कौन से पीरियड्स में आए, कौन से इपॉक्स में आए, वो कहानी बताओ। तो उसके लिए डायनासोर नहीं बनाई है, मैंने एक बनाया एनिमल और एक तरफ लिखा है प्लांट्स, और इसमें आपके लिए सिर्फ पीरियड्स कौन से, एरा कौन सा है, और ये ट्रिक बनाई है सब मैंने। जैसे मान लिया यहाँ पे, अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या बनाई, ट्रिक बनाई है। जैसे अगर मैं आपको याद करवाऊंगा, ये उल्टा सीधा कैसे लगाया, अच्छा उसे लगाया, ठीक है। यहाँ देखो, अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल है तो इसका मैंने पूरा आपको ईवन कौन कौन से हैं, इसके बाद आपके एरा की ट्रिक क्या होगी, ये सब मैंने आराम से लिखा है। तो आप लोग पहले तो वो चार्ट लिख दो, ठीक है। इसके बाद ये कहानी फिर मैं आराम से बताऊंगा आपको, वरना आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे सब चीजें। तो आप लोग एक काम करो पहले, और फिर इसके बाद जो डायग्राम किए हैं वो मैंने ये बनाए, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो, अगर आपको समझ में आ जाए तो वो ऐसे आएगा। रुक जाओ, ये मैं कर अच्छे से, ट्रिक भी है, मैंने से ज्यादा था, ठीक है। आप लोग हेड डालो कॉपी पे और लिखो चार्ट इवोल्यूशन, और बेटा एक ह्यूमन तक का बना दो पूरा, ठीक है, लास्ट तक। और अगर आपको योन वगैरह सब याद करने हैं तो ध्यान रखना कि सब सुन लो, कल छुट्टी मत करना, ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन समझ नहीं आएगा तो समझाऊंगा नहीं मैं लिख डाल दूंगा, मुझे पता डाल दूंगा, लेकिन लिख तो लोगे आप लोग, समझ नहीं पाओगे मुझे, ठीक है। क्योंकि पहले आप लोग इसको समझ लो तो आपको लिखते हुए जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और उसमें पेज उल्टी सीधी मैं सही करूंगा, आज अपने आप से कर लूंगा। और आप लोग कोशिश करना कि छुट्टी मत करना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ जिंदगी में आपको योन और जो एरा नहीं बोलोगे कभी, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो मैंने कसम खा ली थी साहब यही तैयार करूंगा मैंने। मेंटिकल पेपर देता हूँ, अब मेरे गलत कहाँ से गलत है, खाली इसी से बस, कौन सा एरा से कौन सा योन से। तो मैंने एक रात बैठा मैं आराम से नहा धो के क्योंकि मुझे जो चीज मुझे लगता है कि जो चीज मुझे तैयार करनी है वो करनी है, फिर उसी रात फिर मैंने पूरी रात भी पढ़ा था बैठ के, और मैंने पूरी रात सोल्यूशन निकाला कैसे निकाल सकते हैं, तो वो निकल आया पूरा। तो एनिमल और प्लांट्स का, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल आप लोग वो मैंने जो किया आप लोगों को फ्री में घंटे में मजा आ जाएगा, और आप लोग समझ जाओगे। हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी याद तो करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी ना, लेकिन सीक्वेंस पूरा समझ जाओगे क्या है। क्योंकि किताब ने पता है यहाँ पे क्या किया है, खाली एरा दिया 3, उसने यून पर बताया भी नहीं है, और वो भी एरा 3 नहीं है 4 है, और इसके बाद ना तो सारे पीरियड्स दिए ना ही सारे इपॉक्स दिए, ठीक है। तो मैंने पूरा ही दिया है, पूरा बताया आपको। बेटा यहाँ पे लिख लिया हो गया यहाँ तक, थोड़ा ऊपर कर दूं यहाँ। और ये डेटा बेटा एक बार पढ़ लेना अच्छे से, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आप लोगों को फिर कंफ्यूज करोगे बहुत ज्यादा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिल्कुल आप लोग, और अब एक बात ध्यान रखना, आप लोग किताब से कभी याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ढूंढ ही नहीं पाओगे उनको कहाँ कहाँ क्या लिखा है, और ये एकदम आपको कतई वैसे मिल रहा है डायरेक्ट, जैसे होता नहीं बन रहा है क्वेश्चन एकदम याद कर लो। और किताब में कैसा है, पूरा वैसे है, पूरा कहानी में है बिल्कुल, तो आप ढूंढ नहीं पाओगे कहाँ पे क्या है, समझ रहे हो। हाँ तो वो तैयार करो।
कल चैप्टर खत्म भी हो जाएगा और इसीलिए का छुट्टी में करना ध्यान से, मतलब 4 नंबर आपके गए, क्योंकि मुझे आज तक याद नहीं हुआ, तो 10 सालों में तो तुम्हें कैसे हो जाएगा 1 साल में तो अब याद हो जाएगा, ठीक है। मैं ये सोचता था कैसे याद होगा, मैंने किया नहीं, मुझे जरूरत नहीं थी कभी। नीट में हो रहा था कि एक क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे, ये मेरा हमेशा रहा है, लेकिन तुम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। देख लिया, तो तेज हाथ चलाया करो। कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक देखो, बैठ अभी लिखा है, तो अब तक हम तक ये भाई चार्ट में सुनो, ये तो सही रहा है ना, देख लिया वो लिखा है ना। आज तो ठंड नहीं ज्यादा ना, धूप निकला है, धूप निकली है ना, 9 में लिखा है SEA सी बीड्स एंड न्यू प्लांट, सही है। ये आए थे 320 मिलियन ईयर्स है वो। इसके बाद लिखा है सीलोकैन, जो फिश लाइफ क्या है, एम्फीबियस, जो साउथ अफ्रीका में मिला था 1938 में। तो अब तो आप समझ सकते हो ना इवोल्यूशन हुआ है यहाँ पे स्पेशल क्रिएशन नहीं हुआ है, समझ गए। बेटा ये लिख लो, तो ये बच्चा ऊपर उधर से जाके ऐसे ऊपर कर देना थोड़ा सा, क्या 1938 1938 यहाँ तक लिया आप लोग 11 नंबर तक देख लिया। अगले से तुम ना थोड़ा चला के देख लो क्या दिक्कत है, कोई चले जाओ जाओ, अरे डर क्यों रहे आप लोग, थोड़ा सा ऊपर करो हल्के से, हाँ बस ये यहाँ पे एंड दो, यहाँ तक लिखो, फिर इसके बाद अभी एंजॉयमेंट ये आ जाओ दूसरा, हाँ वो चलाने वाला है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, कोई वीडियो बोल दिए थे कितने कर सके हो। आप लोग पता है जो जैसे बीटेक कॉलेज होते हैं, जो अच्छे कॉलेज होते हैं मतलब वो बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा ये सिखाते हैं कि तुमको कैसे बोलना है, कैसे परफॉर्मेंस करनी है, और बच्चे क्या करते हैं एजुकेशन वाले वो होते हैं ना, उनको ये सिखाया जाता है उसको ऊपर से काम बोल रहा है ये बार से करिए काम बोल रहा है। क्योंकि मैं लगभग बच्चे ऐसा समझता था चेहरा ही देख के क्या देख लिया। अब अगले वाले बच्चे जाना दे जाओ, अरे ये कौन बैठा है ऐसे अब प्रश्न लगा के कह रहा हूं, अगले बढ़ो, हां ऊपर करो, सही है, और करो, ये नहीं अब तो ये दूसरा है, तो और अगले बढ़ो, हां ह्यूमन एवोल्यूशन ये। अब बेटा ये बड़े आराम से लिखना है, सब कुछ लिखा है, मैं लिखा है
अब आप लोग पता है क्या करना है, इसके नीचे हेड डालो ह्यूमन एवोल्यूशन, और ह्यूमन का कहानी लिखना है 15 मिलियन ईयर्स अगो से, ठीक है। और जो समझ नहीं आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मेरे को। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, ह्यूमन एवोल्यूशन। और किताब में क्या है, पैराग्राफ में दिया हुआ है ना, तो इसलिए आप बोल नहीं पाओगे। यहाँ से मैंने ऐसे बना दिया कि कौन किसके बाद आया था, और मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन बेटा आएगा नीट में, ठीक, तो वो क्वेश्चन हमेशा आएगा सीक्वेंस, ध्यान रखना। हमेशा क्या पूछेगा वो, सीक्वेंस पूछेगा, पहले कौन आया बाद में कौन आया। नीट में ही क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहले ड्रायोपिथेकस, उसके बाद रामापिथेकस। ये 15 मिनट से वो एक बात है। ड्रायोपिथेकस से नीचे जो ब्रैकेट में लिखा है वो लिखा है मोर एप लाइक, यानी कि ये ज्यादा थे बंदर लाइक, और रामापिथेकस कौन थे बेटा, मोर मैन लाइक, आदमी की तरह। अच्छा जो नीचे लिखा है ये मोर एप लाइक, इसके नीचे पता है क्या लिखा है, लिखा है बॉब, मतलब टहलते थे, एज लाइक गोरिल्ला, एंड ये कैसे थे, हेयरी थे, मतलब इनके सर पे शरीर पे कैसे क्या थे, बाल थे। तो चला लिखो भाई, जो इसमें ना उससे पूछ रहा, ठीक है, लेकिन लिखना साफ साफ और आराम से। अच्छा लिखा हुआ है 500 सीसी, 650 सीसी, पता क्या है, आप पढ़ते हो बाइक 125 सीसी, बेटा वो अलग होता है, ये सीसी अलग है, समझ गए। कहीं सोचो बाइक वाला सीसी है, इसका मतलब है क्रेनियल कैपेसिटी, सही है। उसका मतलब क्या होता है, उसका बाइक का सीसी भी होता है, क्या होता है सीसी, तेरे से पूछना, वो इंजन वाले होगा वैसे, क्यूबिक कैपेसिटी है इसमें होगा, नहीं क्या नहीं होगा, क्या नहीं तो बैलेंस ही होगा, सी से होगा तुम्हारा इंजन वाला सीसी। अभी गूगल पे बाइक के सीसी क्या होते हैं, क्या क्यूबिक कैपेसिटी वगैरह था, क्यूबिक कैपेसिटी यहाँ पे क्यूबिक कैपेसिटी है बेटा। इसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर पे लिखा है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, जो आए थे 2 मिलियन ईयर्स अगो, और इनका ब्रेन कैपेसिटी था 500 सीसी। और ये कैसे थे, इन्हें बोलते हैं एप मैन, मतलब आदमी भी थे और ये कैसे थे, बंदर लायक थे। इसका मैं आपको याद करवाऊंगा सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस में रहता है, हमेशा पूछा जाता है, आपको टेस्ट में 100% मिलेगा, और नीट में भी 99% आ सकता है। और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद लिखा है होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो हैबिलिस। और ये कैसे थे, टूल मेकर थे, टूल मेकर मतलब समझते हो, औजार बनाते थे पत्थर के, और ये फ्रूट भी खाते थे, लिखा है फ्रूट ईटिंग। और ये कहानी कब की है, 2 मिलियन ईयर्स अगो, और इनका ब्रेन डेवलप होने लगा, ये कितना हो गया, 650 से 800 सीसी।
बाद नीचे लिखा है होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो हेवेंस के बाद लिखा है होमो इरेक्टस। और ये कहानी है 1.5 मिलियन से होगी। इनका ब्रेन हो गया था नॉर्मल से, और ये क्या करने लगे थे, फायर वगैरह मतलब आग जलाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, होमो इरेक्टस। और ये हल्के हल्के इनका जो लोकोमोशन था वो बाइपोलर का पैटर्न होने लगा था। बाइपोलर का मतलब है पहले चारों हाथ पैर होते थे, चलते थे, और उसके बाद एक पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया था। कर दो ऊपर कर दो थोड़ा सा। जहाँ तक लिख दिया, हाँ सही सही है, यहीं तक बस अभी यहीं से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तुम तो ऐसे बना रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जाओ कहानी सुनाओ, जाके गाए गाना सुनाओ। अभी जरूर खाली है तो ज्यादा करें। होमो इरेक्टस के बाद कौन आए थे, नेएंडरथल मैन, और इसके बाद क्रो-मैग्नन मैन आए थे, लेकिन इनको मत याद करना, एनसीईआरटी मैन ही। और इसके बाद आ गए थे मॉडर्न मैन। और मॉडर्न मैन का जो स्टेप रेंज क्या था, कैपेसिटी 1350 सीसी, और अभी मुझे लग रहा है कितना होगा, 1617 सीसी पहुंच गया उसको। मुझे लिखा था ईस्ट एंड सेंट्रल, सर वो आएगा सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। अभी 1500 से ज्यादा नहीं होगी, 1200 से 1500, यानी कि फीमेल का फिर भी अभी भी कम है और मेल का बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ ठीक है, 50-60 से ज्यादा कम है। नहीं एवरेज का करो, अब एक का प्रॉपर हो बैठे तो उसमें क्या दिक्कत है। एवरेज कैपेसिटी अब तुम गूगल कर लो, ये है लिखा हुआ देखो, अभी दिखा रहा हूँ तुमको, तुम मेरी बात पे नहीं आते। ये देखो क्या लिखा है, ये देखो, नहीं ये वाला ये वाला, ये देखो फीमेल का एवरेज कितना है, 1131, मतलब अभी वो एवरेज की बात चल रही है, वरना तेरी 11 तो इससे भी पता अगर इसमें से अपनी बात करेगा तो बेटा वो लिखा है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लिखा है, ठीक है, और लिखा है 10,000 साल लिखा है। आपको आई में लिखा था तो ये जो क्या
अभी तक क्लास में लगी है। अब आज तो जल्दी छोड़ रहा है। अब आप लोग क्लास में इतने टाइम रहेगा, ठीक है? तो आप लोग बड़े आराम से, अच्छा रहेगा ना? सही है, अब टाइम सही है ना? आधा घंटा जल्दी हो गया। सुन लो बेटा, सुन लो। इतना ज्यादा क्यों बांट रहे हो? कल एक पहली बात तो इम्पोर्टेंट सुनो कल का। कल मैं पढ़ाऊंगा, ये वाला पढ़ोगे, ठीक है? तो अच्छा रहेगा, आप लोग कल सब लोग आना, इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ये आप लोग बताओ, ये आप लोग कोई ट्रिक आपके पास है किसी के पास ये सीक्वेंस याद करने की? अच्छा ये बताओ, ये सीक्वेंस किसी को याद है? यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, नाम इतने अच्छे हैं, तो क्या दिक्कत है? किस किस को याद है? हाँ बताओ, चलो बताओ। Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Neanderthal नहीं, Homo habilis, Homo Neanderthal, नहीं। Homo erectus, मॉडर्न मैन, ठीक है? तो आप चलो उसको भी याद है, लेकिन वो भी क्वेश्चन गलत कर देती आप। दूसरा क्वेश्चन गलत तो हो ही जाता। तो मुझे लग रहा है कि इसकी हम लोग छोटी ट्रिक बना लेंगे। जैसे अगर मैं आपको वैसे याद कराऊं तो वैसे भी याद हो सकता है। मेरा ट्रिक ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेन तो ये है, तो मैं आपके लिए एक सहज वाली ट्रिक बना दूंगा, ठीक है? जिससे क्योंकि होता है ना कि एक्टिविटी माइंड में आती है, सारी ट्रिक वैसे बन जाती है। या अकेले बैठे तो यहाँ पे जो जैसे बोल कर आप लोग पहले कौन आए थे? एक बार नाम सुनो। पहले आए थे ड्रायोपिथेकस। कौन आए थे? आप लोग नाम तो लो, तभी तो याद होंगे। आप लोग नाम ही याद नहीं कर पाओगे, वरना मैं एक किसी बच्चे से पूछूं मैंने क्या बोला तो बता नहीं पाया क्या बोला। सुनो अभी मैं पूछ लूंगा, चक्कर पड़ जाओगे। ठीक। सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथेकस, इसके बाद आए थे कौन? रामापिथिकस, ठीक है? इसके बाद आते ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। पहले नाम याद कर लो खाली। इसके बाद कौन आए थे? होमो हैबिलिस, इसके बाद होमो इरेक्टस, और इसके बाद नेएंडरथल मैन, और इसके बाद मॉडर्न मैन या क्रो-मैगन याद करो कर लेना, वरना कौन आए थे? मॉडर्न मैन, और मॉडर्न मैन के बाद हम लोग हैं, ठीक है? होमो सैपियंस जो है मॉडर्न मैन, ठीक है? तो कल मैं इसको पूरे ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा और हम लोग फिर चलो कल पढ़ते हैं, ठीक है बेटा? सब ठीक है। तुम नहीं समझे। उठा लेंगे चलो पढ़ा लूँगा कल से। आज थोड़ा मुझे जाना है, कहीं फोन आ रहा था, ठीक है? सर जैसे जाना हो तो जा सकता है। हाँ ठीक है।